प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे रीट्स के बारे में। देखिए, जब भी हम लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स जनरेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे हमें एसेट एलोकेशन करना होता है। दैट इज़ इक्विटी, कमोडिटीज़, रियल एस्टेट और डेट में अपना इन्वेस्टमेंट करना रहता है, क्योंकि अलग अलग एसेट्स का परफॉर्मेंस अलग अलग समय में अच्छा या ख़राब हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पे इक्विटी में तो स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स काफ़ी कम अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कमोडिटीज़, गोल्ड, सिल्वर, ETF में बहुत कम, या फिर म्यूचुअल फंड में भी छोटे से अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसी तरह से डेट में भी, डेट म्यूचुअल फंड बहुत छोटे से अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब रियल एस्टेट का बात आता है ना, तो ज़्यादातर ना कई लाख आपको इन्वेस्ट करना होता है, कई करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना होता है। खासकर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है और वहीं पे रेंटल यील्ड ज़्यादा अच्छा होता है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम एक सॉल्यूशन के बारे में जानेंगे जहाँ की रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बहुत छोटे अमाउंट से 400, 500, 300 इस तरह के अमाउंट से रियल एस्टेट में हम एक्सपोजर ले सकते हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट क्या होता है, उसमें हम अपना इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और आइडियली कितना अमाउंट परसेंटेज वाइज हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए रीट्स में। रीट दैट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि ज़्यादातर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ को खरीदता है और उसे रेंट पे देता है, और इस रेंट से जो भी इनकम आता है उसका 90% से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इन्वेस्टर मीन्स हम लोग जैसे इन्वेस्टर, या फिर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो कि इन रीट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो जो भी इनकम है उसका 90% से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। आसान भाषा में बोले तो रीट्स को आप ETF ऑफ कॉमर्शियल रियल एस्टेट बोल सकते हैं। आसान भाषा में बिल्कुल ये सिंपल म्यूचुअल फंड या ETF की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे आप रीट्स के थ्रू रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, रियल एस्टेट का एक्सपोजर लेंगे बिना प्रॉपर्टी खरीदे हुए, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता कहाँ पे है, लाइक रीट्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये जो रीट्स हैं कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपका जो पैसा उनको मिल रहा है कहाँ लगेगा। तो IT ऑफिस पार्क्स हो गया, MNC कॉर्पोरेट ऑफिस हो गया ना, आजकल तो GCCs बहुत आ गए इंडिया में, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, वहाँ पे ग्रेड A कॉमर्शियल बिल्डिंग्स हो गया, वेयर हाउस, लॉजिस्टिक पार्क्स, मॉल्स, यहाँ पे जाता है पैसा और यहाँ से जो रेंटल इनकम मिलता है उसे ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरीके का रिटर्न आपको मिलता है जब भी आप रीट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो हो गया रेगुलर इनकम, मतलब जो मैंने बताया ना कि भाई जो इनकम आपको जनरेट हो रहा है रेंटल से, तो वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 90% प्लस आप लोगों को, तो वो बहुत बड़ा है, क्वार्टरली पे आउट वहाँ से होता है। और दूसरा होता है कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब जिस भी प्रॉपर्टी को उन लोगों ने खरीदा है उसका भी तो प्राइस बढ़ेगा ना। तो ये जब प्राइस बढ़ रहा है, मतलब कि रीट्स का जो यूनिट प्राइस है ना, जैसे NAV, तो वो भी बढ़ता जाएगा आपका, कैपिटल एप्रिसिएशन जिसको आप बोल सकते हैं। इंडिया में फिलहाल 5 लिस्टेड रीट्स अवेलेबल हैं जिसमें कि हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एम्बेसी ऑफिस पार्क, माइंड स्पेस बिजनेस पार्क, ब्रूकफील्ड इंडिया, नेक्सस सेलेक्ट ट्रस्ट और नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट। तो इन पांचों में जहां भी आप चाहें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जान लेते हैं कि भाई एडवांटेज क्या है रीट्स में इन्वेस्टमेंट करने का, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो है कि भाई लो टिकट साइज़ है, बहुत छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना, 400, 500, 1000 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा, रियल एस्टेट बेचने में कितना दिक्कत होता है ना, काफ़ी समय लग जाता है बेचने में कई बार, और रेट्स भी कई बार सही नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे वो दिक्कत नहीं, लिस्टेड है, जब चाहे बेचे जब चाहे खरीदें, तो लिक्विडिटी का प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेबी द्वारा रेगुलेशन किया जाता है ना, रेगुलेटेड है सेबी द्वारा, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है। आपको NAV का पता चलेगा, फिर आप जब इसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, सही से आपको रेट दिख रहा है, किस रेट पे वो ट्रेड हो रहा है, सभी कुछ आपको दिख रहा है। अब जान लेते हैं कि रीट्स पे अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो वो कैसे करेगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ETF की तरह है। ETF के लिए आपको डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, तो रीट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होगा। और कैसे आप स्टॉक्स को बाय सेल करते हैं, ETFs को बाय सेल करते हैं, उसी तरह से रीट्स को भी आप डीमैट अकाउंट के थ्रू बाय एंड सेल कर सकते हैं ना। वहाँ पे जाकर आप सर्च करें, जो भी मैंने 5 नाम बताए जिसमें भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 1 या 2 रीट में, तो वहाँ पे उस नाम को आप सर्च करेंगे ना,
तो वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे कि भाई ये रीट है, इसका करंट जो प्राइस है वो ये है, तो उस प्राइस पे जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं ETF में, उसी तरह से आसानी से कर सकते हैं। और जो भी उसका करंट प्राइस है ना 300, 400, 500, उसमें से उसमें अगर उतना इन्वेस्ट करते हैं तो 1 यूनिट मिलेगा। आप ऑफकोर्स जितना बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कर सकते हैं। और कैसे आजकल कहीं कहीं स्टॉक्स में SIP का फैसिलिटी मिलता है इनडायरेक्टली ऑफकोर्स, उसी तरह से ETF में इनडायरेक्टली SIP कर सकते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी SIP इनडायरेक्टली आप कर सकते हैं। डायरेक्टली तो म्यूचुअल फंड में ही होता है, लेकिन हाँ कुछ ब्रोकर्स ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब फिर से थोड़ा सा एक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा ना कि रीट्स और फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है। तो एक तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट का डिफरेंस है, यहाँ पे लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होगा फिजिकल प्रॉपर्टी में, जबकि यहाँ पे 400, 500 में हो जाएगा। फिजिकल जो प्रॉपर्टी है उस वहाँ पे लिक्विडिटी बहुत कम होगा, जबकि यहाँ पे लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा, जब चाहे बेचे खरीदे। फिजिकल प्रॉपर्टी में रेंटल रिस्क तो बहुत ज़्यादा है ना, आपके पास कितना प्रॉपर्टी होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4, कितना होगा, इतना ही होगा ना। तो यहाँ पे किस लोकेशन पे है, वहाँ का प्राइसिंग कैसा चल रहा है, रेंट लगा नहीं लगा, तो इस तरह का रिस्क है। जबकि यहाँ पे वो रिस्क नहीं, यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत बड़े बड़े कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ के रेंट लगाने का दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो वो बहुत डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका हो जाएगा। और यहाँ पे मेंटेनेंस का हेडेक नहीं है ना, यहाँ पे तो भाई रेंट पे आया गया, फिर घर का मेंटेनेंस करो, बहुत सारे हेडेक्स हैं, टैक्स पे करो। जबकि यहाँ पे रीट जो मैनेजर है वो सब कुछ देखेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। ट्रांसपेरेंसी अगेन फिजिकल में तो बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे तो सेबी रेगुलेटेड है, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब है कि अगर खरीदना है तो हम किन पैरामीटर्स को चेक करें, लाइक स्टॉक्स को खरीदते हैं, म्यूचुअल फंड्स को खरीदते हैं ना, तो पैरामीटर्स चेक करते हैं। तो यहाँ पे भी पैरामीटर्स है। सबसे पहले आप चेक करेंगे कि ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, मतलब कि जितना उसके पास प्रॉपर्टी है उसमें से कितने में ऑलरेडी रेंट पे दिया जा चुका है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ऑक्यूपेंसी होगा उतना अच्छा है। तो 85% प्लस तो होना ही चाहिए, उसे अच्छा मानेंगे। और 90% प्लस अगर ऑक्यूपेंसी रेट है तो बहुत अच्छा मानेंगे। तो 90 के रेंज में हो तो उसे अच्छा होगा। उसी तरह से टेनेंट का क्वालिटी क्या है भाई, जिसको रेंट पे दे रहा है वो किस तरह की कंपनीज़ हैं ना। अगर MNCs हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, या फिर इंडिया की भी जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, अगर उनको दिया जा रहा है तो ऑफकोर्स वहाँ पे क्वालिटी बहुत अच्छा माना जाएगा। उसी तरह से लीज टेनर आपको चेक करना पड़ता है, WALE, दैट इज़ वेटेड एवरेज लीज एक्सपायरी। मतलब कि जो भी लीज पे दिया जा रहा है प्रॉपर्टी, बड़ा बड़ा ये सब तो लीज पे ही दिया जाता है ना, 5 ईयर 10 ईयर इस तरह के लीज पे। तो लीज पे दिया जा रहा है तो उसका एवरेज टेनर कितना है, कब वो एक्सपायर करेगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा उतना अच्छा है ना। लीज पे 10 ईयर्स के लिए दे रहा है, 5 ईयर्स के लिए दे रहा है, तो वहाँ पे एक आपको श्योरिटी मिलता है कि भाई चलो 5 ईयर 10 ईयर के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रेंट तो मिलता ही रहेगा। यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म का लीज आप देते हैं वहाँ पे थोड़ा इनकम रिस्क हो जाता है ना, कि भाई जाने के बाद लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा तो कितना रेंट मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे डेट लेवल, LTV रेशियो, लोन टू प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। डेट जितना कम उतना अच्छा है ना। तो यहाँ पे अगर 30% से कम है तब तो अच्छा माना जाएगा, ठीक है, सेफ है। 40% से जब ज़्यादा होने लगता है ये डेट लेवल तो उसे रिस्की माना जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर डेट ज़्यादा ले लेंगे तो इंटरेस्ट रेट रिस्क है ना, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो आपको इंटरेस्ट ज़्यादा पे करना होगा, तो ऑफकोर्स उसको रिस्क माना जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको डिटेल्स दिख रहा है ना उस पर्टिकुलर रीट का कि भाई एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट कितना है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है, एवरेज मैच्योरिटी ऑफ डेट कितना है, ये सब भी आइडियली चेक कर लेंगे तो हमें अच्छा आइडिया मिल जाता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड, किस तरह का यील्ड पे कर रहे हैं, कैसे डिविडेंड यील्ड आप चेक करते हैं स्टॉक्स पे, यहाँ भी आपको चेक करना होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एनुअल पे आउट कितना है डिवाइडेड बाय रीट का जो प्राइस है, तो 7% के आसपास है तो उसे हेल्दी मानते हैं। अगर बहुत ज़्यादा है तो ऑफकोर्स वो रिस्क है। देखिए बहुत ज़्यादा अगर कोई यील्ड दे रहा है ना तो रिस्क है कि पता नहीं फ्यूचर में इतना पे कर पाएगा कि नहीं, लेकिन हाँ 7% के आसपास है उसे अच्छा मानेंगे। यहाँ भी वैल्यूएशन तो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे NAV देखिए कि भाई NAV कितना चल रहा है, और जो करंट प्राइस पे वो बिक रहा है रीट ना, वो डिस्काउंट पे है या फिर NAV से बहुत ज़्यादा पे बिक रहा है, ये चेक करें। उसके बाद प्राइस टू बुक अगर डिटेल मिल रहा है, डिविडेंड यील्ड कितना है, NAV का प्राइस मूवमेंट किस तरह का, इससे वैल्यूएशन का भी हमें रफ आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद रीट में इन्वेस्ट करते वक्त उसमें रिस्क क्या क्या हो सकता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क। देखिए रीट में इन्वेस्टमेंट के लिए इंटरेस्ट रेट जितना कम उतना अच्छा है, ठीक है। तो अगर कम इंटरेस्ट रेट
है ना, तो वहाँ पे रीट से आप अच्छा खासा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल इंडिया में वही चल रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट है तो ऑफकोर्स जो इंटरेस्ट कॉस्ट होगा उनका बहुत बढ़ जाएगा ना, तो अच्छा नहीं है। उसी तरह से बड़ा बड़ा जो कंपनीज़ है ना, फॉरेन की कंपनीज़, अगर FDI ज़्यादा हो रहा है, बहुत सारी कंपनीज़ आ रही हैं क्योंकि उनको बड़ा बड़ा ऑफिस चाहिए होगा, लीज पे लेंगे, लाइक GCCs ना, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज़ आ रही हैं यहाँ पे, GCCs ओपन कर रही हैं, ठीक है। बहुत लंबे समय का रेंट पे ले रही हैं या फिर लीज पे ले रही हैं। तो उस तरह का अगर इकोनॉमी में आपका चल रहा है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। इंडिया में फ़िलहाल वही चल रहा है। उसी तरह से वैकेंसी रिस्क है कि भाई अगर ज़्यादा खाली कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इकोनॉमी में प्रॉब्लम है तो ऑफकोर्स ये सब प्रॉब्लम आएगा। उसी तरह से वर्क फ्रॉम होम अगर ज़्यादा चलने लगा तो भी इसके लिए एक तरह से नेगेटिव माना जाएगा। नाउ जान लेते हैं कि किस तरह का एक्सपोजर लेना चाहिए रीट्स पे। तो देखिए, मिनिमम तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 5% से कम का एक्सपोजर लेंगे तो लेने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पे। तो 5 to 10% के आसपास का एक्सपोजर रखा जा सकता है। बहुत ज़्यादा एक्सपोजर लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे कमोडिटीज़ में हम बोलते हैं बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, 10% बहुत हुआ, उसी तरह से यहाँ भी 5 to 10% का एक्सपोजर अच्छा माना जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा इनकम फोकस्ड है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड भी अच्छा खासा मिलता है ना, तब तो आप 10 to 15% का भी एक्सपोजर ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैक्सेशन कैसे लगता है, बहुत ज़रूरी, आप लोग का हमेशा क्वेरी आता है। तो देखिए, टैक्सेशन यहाँ पे सबसे पहले तो ये है कि भाई यहाँ पे डिविडेंड मिलता है, काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड पे क्या होगा ना कि जो भी रीट है उसका टैक्सेशन आपको देखना पड़ेगा। अगर वो पहले ही टैक्स पे कर दे रहा है तब तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो टैक्स फ्री होगा, कोई डिविडेंड पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो रीट पहले ही टैक्स पे नहीं कर रहा है, ठीक है, और आपको पूरा का पूरा डिविडेंड दे रहा है, तब तो आपको टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो जिस भी टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं उसके अनुसार आपको टैक्स पे करना होगा। इंटरेस्ट इनकम भी वही होता है, इंटरेस्ट इनकम, कि भाई जिस भी टैक्स ब्रैकेट पे आते हैं उसके अनुसार आपको टैक्स पे करना होगा। कैपिटल गेन टैक्स एप्रिसिएशन पे, तो यहाँ पे इक्विटी की तरह टैक्सेशन है। 1 साल से पहले अगर आप बेचते हैं तो 20% का टैक्स देना होगा, और 1 साल के बाद बेचते हैं तो 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। ऑफकोर्स यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस 1.25 लाख से ज़्यादा है तभी आप कैपिटल गेंस पे करोगे, ठीक है। यहाँ पे इक्विटी की तरह सेम है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको रीट्स का अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग मिल गया होगा। अगर रीट्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें। आने वाले वीडियोज़ में मैं ट्राई करूँगा उन क्वेरीज़ को आंसर करने का। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।